जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से द आइडियल हब के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में लेजिस्लेचर के पार्ट को कंप्लीट किया था, जो कि यूनियन के तहत आता है, और वह है पार्ट 5। और पार्ट 5 में हम लोगों ने लेजिस्लेचर को कंप्लीट किया। आज हम लोग पार्ट 5 के अंतर्गत ही शुरू करेंगे एग्जीक्यूटिव। और ये जो एग्जीक्यूटिव है यानी कार्यपालिका, ये 52 से लेकर आर्टिकल 78 तक है। अनुच्छेद 52 से 78 तक कार्यपालिका का प्रावधान है। और कार्यपालिका के अंतर्गत आता क्या क्या है, सबसे पहले इन बातों पे डिस्कस करेंगे हम लोग कि कार्यपालिका, इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं। तो कार्यपालिका क्या होता क्या है, पहले ये देख लें। कार्यपालिका का मतलब है कि जो विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को देश में लागू करवाए और उसका संचालन करे, वो कार्यपालिका है। और कार्यपालिका के अंतर्गत सबसे पहले राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट, इसके अलावा जो मंत्रिपरिषद है, और फिर प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद से थोड़ा सा अलग रोल रखता है। और इसके अलावा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिसको अंग्रेजी में हम लोग CAG यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के नाम से जानते हैं, यानी कैग। तो इसके अंतर्गत जो सबसे पहला अधिकारी है वह है राष्ट्रपति। और हम लोग राष्ट्रपति के बारे में पूरी चर्चा करेंगे और बाकी पार्ट्स को बारी बारी से हम लोग देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। राष्ट्रपति का उल्लेख साथियों आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक मुख्य रूप से किया गया है। इसके अलावा ऐसे बहुत से आर्टिकल हैं जिसमें राष्ट्रपति के कुछ अधिकार, कुछ कार्य दिए हुए हैं, उसको भी देखेंगे हम लोग। और कुछ आर्टिकल्स को हम लोगों ने लेजिस्लेचर के मुताबिक भी देखा, जैसे 108 राष्ट्रपति का संयुक्त अधिवेशन बुलाना। उसी तरह से आर्टिकल अगर 72 की बात करें, क्षमादान शक्तियां हैं। तो चलिए बारी बारी से सारे आर्टिकल्स पे नज़र रखते हैं और पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ सीखने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि राष्ट्रपति क्या है। देखिए, हमारे देश में यानी इंडिया में दो तरह के हेड है। एक है डिज्यूर हेड और दूसरा डिफेक्टो। डिज्यूर हेड का मतलब होता है नॉमिनल हेड। नॉमिनल का मतलब नाम के लिए। और डिफेक्टो का मतलब होता है प्रैक्टिकल हेड, यानी कार्य के लिए। तो भारत में जो डिज्यूर हेड है वो प्रेसिडेंट है, यानी भारत के संवैधानिक प्रमुख वो राष्ट्रपति हैं। और भारत का जो डिफेक्टो हेड है वो यानी कार्य के हिसाब से वास्तविक कार्यपालिका की अगर बात करी जाए, वास्तविक हेड की बात करी जाए, तो वो है आपके हमारे
प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री। प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ इसमें और भी मंत्री हैं, लेकिन चूँकि सभी मंत्रियों में ये सबसे ऊंचा दर्जा रखते हैं, इसीलिए प्राइम मिनिस्टर क्या है, कार्य के लिए या वास्तविक हेड है। तो जो डिज्यूर हेड है भारत के, वो कौन है, वो प्रेसिडेंट है। और इनका जो रोल है बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल तो नहीं कह सकते हैं, थोड़े बहुत चेंजेस के साथ वैसा ही रोल है जो ब्रिटेन में जो राजा या फिर रानी का रोल होता है। यानी ब्रिटेन में राजा और रानी का रोल इतना है कि जो मंत्रिपरिषद के द्वारा जो सलाह दी जाती है, इनका काम फॉलो करना है, बिना पूछे चुपचाप से हस्ताक्षर करना है। हालांकि हमारे देश में यानी भारत में आर्टिकल 74 और 75 में ये प्रोविज़न है कि भारत के राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा। और इंदिरा जी की सरकार जब 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, तो 42वें संविधान संशोधन में ये प्रावधान किया गया कि मंत्री परिषद जो भी सलाह देंगे राष्ट्रपति को, उनको हर हाल में स्वीकार करना होगा। तो 42वें संविधान संशोधन के मुताबिक राष्ट्रपति की शक्ति को ब्रिटेन के राजा या रानी की शक्ति के बराबर कर दिया गया। लेकिन जब 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार आई, यानी सरकार तो 77 में ही आई, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 में एक कार्य राष्ट्रपति के लिए छोड़ा गया, उनको दिया गया कि कम से कम किसी विधेयक को राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। तो अगर देखा जाए तो ब्रिटेन के राजा या रानी के हिसाब से हमारे देश का जो राष्ट्रपति है वो इस मामले में अलग है। और दूसरा मामला अगर देखें तो ब्रिटेन के जो किंग हैं या क्वीन है, वो एक आनुवांशिक तौर पर चुने जाते हैं, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत बनते रहते हैं। लेकिन हमारे देश में जो प्रेसिडेंट है वो बाय इलेक्शन, चुनाव के माध्यम से चुने जाते हैं। तो दोनों में डिफरेंसेस है। क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार पूछ दिया जाता है कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो किनके समान है, तो भारत के राष्ट्रपति किन्हीं के समान नहीं है। भारत के राष्ट्रपति की अपनी एक शक्ति है, अपनी एक व्यवस्था है, अपनी एक ढांचा है। तो इस बात का ध्यान रखें और इन दोनों बात का बखूबी ध्यान रखें कि डिज्यूर हेड जो होंगे वो राष्ट्रपति जी होंगे, और जो डिफेक्टो हेड होंगे यानी जो वास्तविक रियल हेड होंगे वो हमारे देश के प्रधानमंत्री होंगे। चलिए, ये भूमिका थी। अब हम लोग देखते हैं अपने डिज्यूर हेड को कि इनके लिए क्या क्या प्रावधान हमारे संविधान ने दे रखा है। तो साथियों, आर्टिकल 52 से लेकर के 62 तक हम लोग एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे कि क्या कुछ है। आर्टिकल 52 के मुताबिक, जो आर्टिकल 52 है, यह आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। बस इतनी बात। आर्टिकल 52 में सिर्फ इस बात का प्रोविज़न किया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और वो जो राष्ट्रपति होगा, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि वो कैसा होगा, संवैधानिक प्रमुख होगा। इस बात का उल्लेख आर्टिकल 53 में किया गया है कि जो भारत का राष्ट्रपति होगा वो भारत का एक तो संवैधानिक प्रमुख और साथ ही साथ क्या,
कार्यपालिका की सभी शक्तियां, कार्यपालिका की सभी शक्तियां कहाँ? तो राष्ट्रपति में, राष्ट्रपति में क्या करेंगी? निर्भर करेंगी। यानी कि सारी की सारी पावर्स, कार्यपालिका की सारी के सारी पावर्स किनके हाथों में होंगी? राष्ट्रपति के हाथों में होंगी। लेकिन राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए आर्टिकल 74 क्या कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए क्या होंगे? तो एक मंत्री परिषद होंगे। यानी बिना मंत्री परिषद के कार्यपालिका की सभी शक्तियां होने के बावजूद राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इस बात का ख्याल रखें। और आर्टिकल 53 के ही सब क्लाउज में इस बात का भी प्रावधान है कि तीनों सेना, जो हमारे देश में 3 तरह की सेनाएं हैं, कौन कौन? एक तो स्थल सेना, और फिर जल सेना, और फिर वायु सेना। ये तीनों सेना, इन तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च सेनापति होंगे वो हमारे देश के राष्ट्रपति महोदय होंगे। एक बार फिर से मैं बता दूं, आर्टिकल 52 सिर्फ इस बात का प्रावधान करता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 क्या कहता है कि भारत का जो संवैधानिक प्रमुख होगा वो कौन? राष्ट्रपति जी होंगे। कार्यपालिका की सभी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। इसके अलावा तीनों प्रकार के जो सेनाएं हैं, स्थल सेना, जल सेना और वायु सेना, ये तीनों की तीनों सेनाओं का जो आला कमांडर होंगे, जो सर्वोच्च कमांडर होंगे, वो कौन होंगे? राष्ट्रपति जी होंगे। मुझे लगता है कि ये दोनों आर्टिकल्स आपके समझ में आ गया होगा। अगले आर्टिकल की अगर बात करें तो आर्टिकल 54 में इस बात का प्रावधान है कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति के लिए जो निर्वाचन होगा, जो चुनाव होगा, उसके चुनाव में कौन कौन शामिल होंगे? मतलब निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज, इनकी व्यवस्था करी गई है अनुच्छेद 54 में। तो अनुच्छेद 54 में देखिए, याद रखने का तरीका है, यहाँ पे 3 है तो 3 से आप याद रखें, स्थल सेना, जल सेना और वायु सेना, यानी तीनों सेनाओं का सेनापति। आर्टिकल 54 के मुताबिक जो निर्वाचक मंडल होंगे, उस निर्वाचक मंडल में जो शामिल होंगे वो कौन कौन होंगे? तो ध्यान रखें, पहली बात, जो लोकसभा है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत नहीं, वैसे मनोनीत अब होता भी नहीं है, क्योंकि 104वें संविधान संशोधन के मुताबिक उसको क्या किया गया है, जो एंग्लो इंडियन की नियुक्ति होती थी राष्ट्रपति महोदय के द्वारा, 2 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति की जाती थी, उसको, उस प्रोविज़न को समाप्त कर दिया गया है। तो अब जो बचे हैं वो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य ही बचे हैं। और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य है कितने? तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य साथियों, राज्य और यूटी मिलाकर कितने हैं? तो ध्यान रखें, वो है आपके 543, 543 मेंबर हैं जो लोकसभा में निर्वाचित होकर आते हैं। दूसरी बात, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, यहाँ भी निर्वाचित सदस्य की बात होनी है। कहने का मतलब, जिन 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा होता है 4 क्षेत्रों से, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा, उन 12 लोगों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। यानी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं किया जाएगा।
तो अगर राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या देखें तो वो कितने हैं साथियों? वो है आपके 245। 543 लोकसभा से, 245 कहाँ से? 245 राज्यसभा से। लेकिन इस 245 में, ये तो टोटल है, इस 245 में 12 लोग ऐसे हैं जिनका मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा होता है। तो कुल मिलाकर बचे कितने? 233 ही मेंबर बचे जो कि निर्वाचित हैं। इसके अलावा ध्यान रखना आपको कि प्रत्येक राज्य के क्या? तो निर्वाचित एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के सदस्य, वो भी कैसे होने चाहिए? निर्वाचित। हालांकि अब सारे के सारे निर्वाचित ही हैं। पहले 19 से पहले क्या होता था? एक एंग्लो इंडियन की नियुक्ति की जाती थी, लेकिन 2019 में इनको भी समाप्त कर दिया गया है। और साथ ही साथ ध्यान रखें कि जो दिल्ली और पुदुचेरी ये दोनों क्या है? यूटी है। और 2025 के बाद यानी 2022 के राष्ट्रपति के इलेक्शन में जो जम्मू एंड कश्मीर है, उनके जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो भाग नहीं लिया था। अब अगला जो इलेक्शन होगा तो याद रखें जम्मू एंड कश्मीर के भी लेजिस्लेटिव असेंबली भाग लेंगे। और सारे के सारे मेंबर्स को मिलाकर यहाँ पे कितने हैं? तो यहाँ पे है साथियों 4120। और जब सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 4896, यानी 48 का अगर डबल कर दें तो 48 और 96 हो जाता है। लेकिन याद रखें ये 4896 क्या है? ये 4896 वो लोग हैं जो वोट कर सकते हैं, ये वोटर्स हैं। ये 4896 सिर्फ और सिर्फ क्या है? वोटर्स हैं, वोट नहीं है। वोट तो बहुत से होंगे, वोट की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी अभी हम लोग देखेंगे। एक बार मैं फिर से बता दूं कि निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं। तो निर्वाचक मंडल में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य जो कुल कितने हैं? 543। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य जो कितने हैं? 233। प्रत्येक राज्य के निर्वाचित एमएलए और दिल्ली, पुदुचेरी, साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के निर्वाचित जो एमएलए हैं उनको मिलाकर टोटल कितने हैं? 4120। और जब सबको ऐड करेंगे तो हम लोग पाएंगे कि यहाँ पे कितना है? 4896 वोटर्स हैं। लेकिन 4896 में से 4896 वोटर्स वोट करे ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि 2022 के इलेक्शन में राष्ट्रपति का जो इलेक्शन हुआ जिसमें माननीय द्रौपदी मुर्मू जी निर्वाचित हुई, उसमें कुल वोटर्स की संख्या कितनी थी? 4796। वजह कि जम्मू कश्मीर उसमें शामिल नहीं था, यानी इस निर्वाचक मंडल में जम्मू कश्मीर शामिल नहीं था। इसके अलावा कुछ और भी सीटें थी जो वैकेंट थी, जिनको हटाकर अगर देखा जाए तो कुल वोटर्स कितने थे? 2022 के निर्वाचन में 4796 इतने वोटर्स शामिल थे। और साथियों एक बात ध्यान रखें कि ये जो निर्वाचक मंडल है, ये जो सीटें हैं, ये कब की जनगणना पर आधारित है? तो ये सीटें याद रखें 1971 की जनगणना पर आधारित है। दरअसल हुआ क्या था कि जब 1976 में 75-76 में जब इंदिरा जी की सरकार थी कि उस समय आवाज़ ये उठी कि दक्षिण भारत के लोग तरक्की पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जबकि उत्तर भारत के लोग दूसरी तरक्की पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो ऐसे में क्या हुआ? 42वां संविधान संशोधन, ध्यान रखें
42वां संविधान संशोधन हुआ और ये प्रोविज़न किया गया कि 2000 तक सीटों में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, यानी जितनी सीटें हैं उतनी ही रखी जाएंगी। लेकिन 2000 में जब सरकार आई, अटल बिहारी यानी बीजेपी की सरकार आई, तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 84वां संविधान संशोधन हुआ और 84वां संविधान संशोधन 2001 में हुआ, जिसके मुताबिक अब जो इस सीटों की संख्या है, इसकी संख्या को 2026 तक फ्रीज करके रखा गया है कि 2026 के बाद जो पहली जनगणना होगी उस जनगणना के मुताबिक सीटों की संख्या बढ़ाई जाएंगी, चेंज की जाएंगी। इसके बाद अगर मैं कहूँ कि आर्टिकल 55, तो आर्टिकल 55 को साथियों हम लोग बाद में देखेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें सारे के सारे पूरे के पूरे राष्ट्रपति के पूरी की पूरी निर्वाचन प्रोसेस है, इसलिए मैं चाहता हूँ इसमें क्या है तो याद रखें, इलेक्शन प्रोसेस। तो इलेक्शन प्रोसेस जो है यानी निर्वाचन की जो प्रक्रिया है, ये अगर देखा जाए तो काफ़ी पेचीदा है। भारत में अगर फर्स्ट राउंड की गिनती में, फर्स्ट राउंड की अगर काउंटिंग में रिज़ल्ट आ जाए हार जीत का, तब तो बहुत अच्छा है। सेकेंड राउंड में आ जाए तब तो थोड़ा बहुत ठीक ठाक है, लेकिन थोड़ा परेशानी का सबब है। लेकिन अगर थर्ड राउंड की गिनती करनी पड़ जाए तो बहुत ज़्यादा परेशानियां बढ़ जाती है। मैं चाहूँगा कि हम लोग कम से कम सेकेंड राउंड तक पहुँचे, ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो पूरी तरीके से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए कि फर्स्ट राउंड की काउंटिंग में अगर कोई विजेता घोषित ना हो तो सेकेंड राउंड की जो काउंटिंग है उसमें ऐसा क्या किया जाता है कि विजेता कोई और होने वाला होता है, लेकिन कोई और विजेता हो जाता है। तो इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे, बहुत अच्छे ढंग से समझेंगे। इसलिए आर्टिकल 55 को अभी हम लोग थोड़ा सा रखते हैं। अगले आर्टिकल की अगर बात करें साथियों, तो अगला आर्टिकल है आपका 56, आर्टिकल 56। आर्टिकल 56 में जो राष्ट्रपति महोदय है इनके टर्म के बारे में है, यानी कार्यकाल। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल ये पद ग्रहण करने के दिन से कितना 5 वर्ष तक। इससे पहले यदि चाहे तो राष्ट्रपति महोदय क्या करेंगे, राष्ट्रपति जी अपना इस्तीफा, अगर इनको इच्छा हो कि मुझे इस्तीफा देनी है तो अपना इस्तीफा किनको देंगे, उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। और उपराष्ट्रपति महोदय इसकी तत्काल सूचना, ध्यान रखें, तत्काल सूचना किनको देंगे, तो इसकी तत्काल सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देंगे, ध्यान रखें। इसके साथ ही साथ अगर संविधान के उल्लंघन के जो केसेस इन पे लागू हो जाए, यानी संविधान के अतिक्रमण पर इनको क्या किया जा सकता है, महाभियोग प्रक्रिया द्वारा। कौन सी प्रक्रिया द्वारा? तो संविधान के अतिक्रमण पर, संविधान के उल्लंघन पर या अतिक्रमण पर कौन सी प्रोसेस द्वारा? महाभियोग, इम्पीचमेंट प्रोसेस द्वारा क्या किया जा सकता है, इनको अपने पद से, इनके पद से पद मुक्त किया जा सकता है। लेकिन साथियों, महाभियोग की जो पूरी प्रक्रिया है
वो आर्टिकल 56 में नहीं है। आर्टिकल 56 में सिर्फ महाभियोग की बात करी गई है, लेकिन महाभियोग की जो पूरी प्रोसेस है वो आर्टिकल 61 के मुताबिक हम लोग को देखना है, ध्यान रखें। इसके बाद बात करते हैं हम लोग अगले आर्टिकल, जो आर्टिकल आपका है आर्टिकल 57। आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 57 क्या कहता है? री इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। कहने का मतलब राष्ट्रपति कितनी बार चुनाव लड़ सकते हैं, अपनी दावेदारी कितनी बार पेश कर सकते हैं। वैसे तो भारतीय संविधान के मुताबिक ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि राष्ट्रपति कितनी बार इलेक्शन लड़ेंगे या कितनी बार भारत में एक व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। जबकि अमेरिका के संविधान में इस बात का उल्लेख है कि एक व्यक्ति केवल 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। चुनाव जितनी बार लड़ना हो लड़ सकते हैं, उसमें कोई रोक नहीं है। अब कोई नहीं बन पा रहा है और इलेक्शन लड़ता ही जा रहा है, लड़ सकता है। लेकिन टर्म की अगर बात करें तो केवल 2 टर्म ही पूरा कर पाएंगे अमेरिका में। वो टर्म कैसा होता है कि अगर 2 साल से 1 दिन भी ज़्यादा का समय अगर गुजार लिए और किसी कारणवश वो पद से हट गए तो उनको 1 टर्म मान लिया जाता है। लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं है। भारत में अगर आप उसके लिए योग्य हैं तो जितनी बार चाहे इलेक्शन लड़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अब तक सबसे ज़्यादा समय तक, सबसे लंबे समय तक एकमात्र राष्ट्रपति बाबूजी यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी रहे हैं। इसके अलावा सारे के सारे राष्ट्रपति कम समय तक के लिए ही रहे हैं। अगला आर्टिकल अगर देखें तो आर्टिकल 58 में क्या है? तो योग्यताएं हैं, राष्ट्रपति की योग्यताएं हैं। राष्ट्रपति की क्या योग्यताएं हैं? तो सबसे पहली चीज़ भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके अलावा उम्र सीमा जो आयु है, आयु कितनी होनी चाहिए? कम से कम 35 वर्ष, ये मिनिमम की बात है। मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? मैक्सिमम का कोई प्रावधान हमारे संविधान में नहीं किया गया है कि मैक्सिमम उम्र कितनी होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। आप अगर चाहे तो 90 साल के बाद भी राष्ट्रपति के लिए दावेदारी अगर पेश करना हो तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी कंडीशन है। ऐसा नहीं है कि आप 90 वर्ष के हो गए और सीधे जा कर के क्या करेंगे, अनाउंस कर देंगे कि मैं राष्ट्रपति बनने का है ना दमखम रखता हूँ, भले ही आपको कोई ना जानता हो। तो ऐसे में कुछ नहीं होगा। उसके लिए भी कुछ कंडीशन है जो मैं अभी आपको बताऊंगा। इसके अलावा साथियों, तीसरी बात ध्यान रखना है, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और चौथी बात ध्यान रखें आप, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। लोकसभा के सदस्य की बात नहीं हो रही है कि लोकसभा के सदस्य होने चाहिए, जी नहीं। President should not be the member of any house, either in Lok Sabha or in Rajya Sabha, but
प्रेसिडेंट शुड बी एलिजिबल एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा। कहने का मतलब कि जो लोकसभा है, लोकसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। इस बात का ध्यान रखें, सिर्फ लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लेकिन लोकसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर वो सदस्य हैं भी किसी भी सदन का, चाहे वो लोकसभा का हो, चाहे वो राज्यसभा का हो, चाहे वो विधानसभा का हो, चाहे वो विधान परिषद का क्यों ना हो, विधान परिषद, अगर इन चारों में से किसी का भी सदस्य हैं, वो जैसे ही राष्ट्रपति का पद ग्रहण करेंगे तो उनकी ये सदस्यता क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। अब कंडीशन क्या है, चलिए योग्यता तक तो ठीक है, ये सारी बातें तो क्लियर है, लेकिन क्या कोई भी व्यक्ति आके अगर ये कहे कि मैं राष्ट्रपति जैसे इतने बड़े पोस्ट के लिए, भारत के संवैधानिक प्रमुख हैं और साथ ही साथ एक बात और ध्यान रखें कि भारत का प्रथम नागरिक हैं, वो भारत के जो राष्ट्रपति है भारत के प्रथम नागरिक हैं, तो ऐसे में क्या कोई भी इंसान आकर के, कोई भी व्यक्ति आकर के अगर ये कह दे कि मैं भी राष्ट्रपति पद के लिए अपनी दावेदारी पेश करूंगा, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके लिए साथियों 1951-52 में एक एक्ट बनाया गया, प्रेसिडेंशियल एक्ट 1951-2, यानी 51 में बना और अप्लाई 52 में हुआ। तो भारत के राष्ट्रपति से संबंधित कुछ बातें जो कि संविधान में नहीं है, अलग से एक्ट बनाया गया और उस एक्ट में जो प्रावधान किया गया कि 1952 के जो इलेक्शन हुए, राष्ट्रपति के इलेक्शन हुए, उस इलेक्शन में क्या हुए कि ऐसे व्यक्ति जिनके पास दो प्रपोजल हो और दो क्या हो, सेकेंडर हो, यानी दो प्रस्तावक और दो अनुमोदक। कहने का मतलब, ध्यान से समझिए कि ये जो चारों निर्वाचक मंडल में चार तरह के लोग हैं, लोकसभा, राज्यसभा, प्रत्येक राज्य के विधानसभा के सदस्य, इसके अलावा दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर, यानी 3 तरह के मेंबर 4 क्षेत्र से जो चुन के आते हैं। इनमें से कोई भी 2 व्यक्ति अगर आपको प्रस्तावित कर दे कि आप राष्ट्रपति बनने के लायक हैं, और फिर कोई और 2 व्यक्ति, वही 2 व्यक्ति नहीं, कोई अलग से 2 व्यक्ति आपसे अगर ये कह दे कि हाँ आप बन सकते हैं, यानी 2 प्रस्तावक और 2 अनुमोदक, वो भी कैसे होने चाहिए, लिखित तौर पर। ऐसा नहीं कि अभी कह दिया आपसे कि हाँ आप ही तो हैं जो राष्ट्रपति बन सकते हैं, बाद में पता चला कि मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो दोनों किस रूप में, तो वो दोनों आपको लिखित रूप में प्रस्तावित करेंगे और अनुमोदित करेंगे लिखित रूप में, तब जाकर के आप क्या होंगे, तब जाकर आप राष्ट्रपति बनने के लायक होंगे। लेकिन 1974 में इस पर संशोधन हुआ, क्योंकि 2 व्यक्ति को तो कोई भी बुला लेगा, इसीलिए 74 में क्या हुआ, 10 अनुमोदक और 10 प्रस्तावक। उसके बाद फिर 77 में संशोधन हुआ, उसके बाद फिर 97 में संशोधन हुआ। 97 में ये कहा गया कि अब 10-20 से काम नहीं चलेगा, 50 अनुमोदक चाहिए और 50 क्या चाहिए, प्रस्तावक चाहिए। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, यानी जो 50 होंगे ये 50 अलग होंगे और ये 50 अलग होंगे। भारत जैसे विशाल देश में अब ज़रा सोचे कि अगर आपको 100 व्यक्ति ना जाने तो फिर ये तो अच्छी बात नहीं है।
लेकिन याद रहे 100 व्यक्ति वो व्यक्ति नहीं, 100 व्यक्ति तो किसी को भी जान जाएंगे, लेकिन 100 व्यक्ति कौन से व्यक्ति होने चाहिए? 100 ये व्यक्ति होने चाहिए जो निर्वाचक मंडल में शामिल हैं। निर्वाचक मंडल में मौजूद अगर 100 व्यक्ति आपको प्रस्तावित और अनुमोदित कर दे, यानी प्रपोजल और सेकेंडर आपका बन जाए लिखित तौर पर, तो आप क्या हैं? आप चुनाव लड़ने के काबिल हैं। क्या चीज़ का चुनाव? भाई राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के काबिल हैं। और इसके अलावा क्या होगा? तो इसके अलावा साथियों ध्यान रखें आप, 15,000 रुपया, कितना हज़ार? 15,000 रुपया आपको आरबीआई में जमा करना होगा। और अगर आप टोटल वैध मतों का 1/6 प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो आपकी जो राशि है वो जब्त हो जाएंगी, यानी आपकी जो राशि है वो आपको लौटाई नहीं जाएंगी। ये 15,000 रुपया आपके ज़मानत के तौर पे रख लिया जाएगा, यानी इसी को बोलते हैं ज़मानत जब्त होना। तो मुझे लगता है कि इतनी सारी बातें आपको बखूबी समझ में आ गई होंगी। मैं आर्टिकल 55 को अगर शुरू करता हूँ तो आर्टिकल 55 को समझने में कम से कम एक क्लास चाहिए, और इसके साथ ही साथ कुछ और बातों पर भी चर्चा करेंगे हम लोग। और मुझे लगता है कि आज के लिए इनफ है, काफ़ी है, क्योंकि बच्चे शिकायत करते हैं कि सर वीडियो का ड्यूरेशन बहुत लंबा चला जाता है, तो मैं क्या ही कर सकता हूँ दोस्त। तो चलिए, वीडियो का ड्यूरेशन लंबा ना हो इसलिए मैं आज की क्लास यहीं संपन्न करता हूँ, और आप लोग हंसते मुस्कुराते रहिए। वैसे तो हंसते मुस्कुराते रहते ही होंगे आप, क्योंकि कॉमेडी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद है। बहरहाल इतना ही कहकर मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।